संतोष और आक्रोश से मुझे एक संदर्भ ये याद आता है कि जब आप प्रदेशाध्यक्ष थे, प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए लोग ये कहते हैं कि आपने वसुंधरा राजे के जितने भी निकटतम लोग थे, चुन चुनकर उनको पार्टी से बाहर करवाया, उनको दबाया, उनको कुचला और उनको पार्टी में ना रहने के लिए प्रेरित किया कि वो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। अब भी जब टिकटों का बंटवारा हो रहा है तो वसुंधरा राजे के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो अजीज लोग हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही। इसकी शुरुआत लोग ये कहते हैं वसुंधरा राजे क्योंकि बड़ा चेहरा रही है, उनसे कोई डरने उनके सामने कोई बोल नहीं पाया, हिम्मत नहीं दिखा पाया कुछ करने की। आपने वो जुर्रत की और आज वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन में करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, लोग देते हैं, वो सतीश पूनिया जी हैं। सतीश जी जैसे पहले के 2008 के चुनाव देखे, 2003 के देखे, 13 के देखे, 18 के देखे, इन चुनाव को जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज़ का आभास हुआ कि जो सरकार 2003 में थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर 8 में जो सरकार थी उसके खिलाफ भी लोग रहे, 13 में भी यही परसेप्शन रहा, 18 में भी, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया, आप प्रदेशाध्यक्ष थे। वो माहौल अब की बार नहीं है अशोक गहलोत के खिलाफ कि अशोक गहलोत को हटाओ या कांग्रेस सरकार को हटाओ, ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा। अब की बार फाइट बड़ी क्लोज है। आप जो मुद्दे किरोड़ीलाल मीणा उठाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के और लोग उठाते रहे, या गहलोत सरकार में जो कुछ गलत हुआ आप उनको ठीक से भुना नहीं पाए। एक मुद्दा हाथ लगा था लाल डायरी का, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? पूनिया जी, मोदी जी के नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे? वो भी वयोवृद्ध होते जा रहे हैं, एक उम्र होती है हर राजनेता की, और आप चाहे आप आज आप विपक्ष में हैं, हो सकता है कि कल आप फिर से सत्ता में आ जाएं, इससे पहले आप सत्ता में रहें। किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को आप एक ही तरीके से लुभाते हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं, आप सत्ता में होते हैं, तो वही कानून व्यवस्था, वही जो घसी पिटी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों पे आप चुनाव लड़ते हैं। चुनाव का ट्रेंड बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? युवाओं के लिए स्मार्ट आजकल स्मार्ट जॉब चल रही हैं, कई तरह के नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, आप उनको लेके कभी बातचीत नहीं करते। वही भ्रष्टाचार हो गया, इन सब से उठ के, क्योंकि आप वहाँ हैं जहाँ से ये चीज़ें बदल सकते हैं। एक आम विधायक से बात नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री हो जाओ, बन जाओ आप 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में। मैं एक मुख्यमंत्री के या मुख्यमंत्री के पद के एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। आप कब इन परसेप्शनों को बदलोगे ताकि जनता भी कुछ नया सोचने को मजबूर हो, कुछ नया दिखे जनता को? कानून व्यवस्था से मैं एक चीज बताता हूं कि थानों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने मुकदमे इस महीने में दर्ज करने हैं। पुलिस अनायास भी गिरफ्तार कर लेती है। हर साल ये जो केसेस हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। वहां जो एसएचओ लगा होता है, कोई एसपी लगा होता है, पूनिया जी, उस पर दबाव होता है कि इतने, कम से कम इतने मुकदमे आप दर्ज कीजिए। देखिए पूनिया जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। जब आप प्रदेशाध्यक्ष बने थे, आम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए थे, आप जैसे ही घर से आए थे, आम घर से निकले हुए, आपके जो साथ रहे थे, उन कार्यकर्ताओं में जोश आया था कि अब की बार गरीब की सुनी जाएगी। सतीश पूनिया जब प्रदेशाध्यक्ष बने, जैसे जैसे उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने आम के बजाय जो खास कार्यकर्ता थे, जिनके पास धन बल था, बाहुबल था, उन लोगों को महत्व दिया। ये आप पे एक बड़ा आरोप है। एक लंबी फेरिस्त है पैसे वालों की, जो आपके सानिध्य में रहे, और जो आम कार्यकर्ता आपसे बहुत पहले से परिचित थे, वो लोग आपसे रुष्ट हो गए उस दौरान। 2023 के विधानसभा चुनाव तो हैं ही, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा सतीश पूनिया रहे हैं भी, और 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा, इसके बाद का आकलन बाद में हो पाएगा। सतीश जी, आमेर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आमेर में बहुत घूमा हूँ, मुझे जो बड़ी हॉट सीटें हैं राजस्थान की, वहाँ पे घूमने का सौभाग्य मिला। मेरी क्यूरियोसिटी थी कि इतने बड़े नेता जिस जिस विधानसभा से जाते हैं, वहाँ के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन एक शिकायत रही उनकी कि सतीश पूनिया जी आए नहीं क्षेत्र में। लगातार जो आपकी नदारद है, आपकी एब्सेंट है, वो लोगों को परेशान करती रही। देखिए, मुझे लगता है कि इसका व्यवहारिक पक्ष दूसरा है, और उसमें मैं उठने से लेकर सोने तक रोज की दिनचर्या को नोट करता हूँ और सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है। और इसलिए जब ये बात चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने इसको प्रचारित करने की कोशिश की, क्योंकि विधायक बनने के तुरंत बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। स्वाभाविक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी भी ज़्यादा थी, मेरी भूमिका भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने लोगों की उत्सुकता के नाते, ये जब सवाल था, तो मैंने सैंपल के तौर पर एक पंचायत को उठाया
तो जहाँ ये कंप्लेंट थी उस पंचायत में 39 टाइम्स गया, 39 बार गया। और सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना की। उस कोरोना की चुनौती के बीच में कोई विधायक सबसे ज़्यादा अपने लोगों के बीच में था, तो मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ था। वो चाहे पल्स ऑक्सीमीटर दो, चाहे थर्मल स्कैनर दो, चाहे राशन दो, चाहे भोजन दो। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप मेरा सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं कि सैनिटाइजेशन से लेके गांव-गांव में, केवल एक गांव में नहीं, पूरी गांव में, पूरे 59 पंचायतों में मैं उनके बीच में खड़ा था। आमेर के लिए सहयोग किचन मैंने चलाई, और जो राशन और भोजन की व्यवस्था कर सकता था वो मैंने की। इलाज की व्यवस्था हम लोग कर सकते थे वो की, हेल्पलाइन चलाई। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो लोगों ने प्रचारित की, उसका एक प्रत्युत्तर साफ तौर पर है। दूसरा, विधानसभा के विधायक को जब चुन के भेजा जाता है तो वो किसी सत्संग के लिए नहीं आता है। विधानसभा के भीतर अपनी विधानसभा के लिए उसने कितनी बार उपस्थिति दर्ज कराई। 488 सवालों में 168 सवाल विधानसभा में मेरे आमेर विधानसभा के थे, जो सरकार के संज्ञान में आए, और विपक्ष के नाते उस आवाज को सरकार ने सुना और उसका समाधान किया। उदाहरण के तौर पे आमेर में गर्ल्स कॉलेज, जालसू का कॉलेज, उप तहसील, उपखंड, ये तमाम जो चीजें थी, और 10 करोड़ की मुख्यमंत्री घोषणा की जो सड़कें अटकी हुई थी, वो कुल मिलाकर पूरे 200 विधायकों में मैं बिरला विधायक हूं जिसने 125% आमेर विधानसभा में खर्च किया है। और इसलिए किसी बड़े नेता के बारे में जब इस तरीके का दुष्प्रचार होता है तो लाजमी है कि उसको वो मल्टीप्लाई होता है, उसकी चर्चा नकारात्मक रूप से होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उंगली कट के फांसी देने जैसी चर्चा है, इसमें कतई सत्यता नहीं है। जब जनता को जरूरत थी, जब कार्यकर्ताओं को जरूरत थी, मैं उनके बीच में खड़ा हूँ। मेरी सोशल मीडिया की प्रतिदिन की पोस्ट इस बात को पूरे तरीके से प्रूव करती है, क्योंकि जगह तय है, फोटो तय है, वीडियो तय है, भाषण तय है, लोगों की संख्या तय है। तो इसमें यदि मैं दूसरे विधायकों से कंपेयर करूं तो उनके मुकाबले बहुत आया हूं। सतीश जी, पहली सूची आई भारतीय जनता पार्टी की और 7 सांसदों को टिकट दे दिया। फिर दूसरी सूची भी आई, फिर तीसरी सूची भी आई। सूचियों में एक चीज और देखी गई कि जिनका पिछली बार पार्टी से जिन लोगों ने बगावत की थी उनको प्रमुखता से जगह दी गई। जो दूसरी और तीसरी चौथी सूची आई उनमें सांसदों की टिकटें कम कर दी गई। क्या ये, क्योंकि आप बड़े चेहरे हैं और आप उस कोर कमेटी के सदस्य हैं जो टिकटों में अहम भूमिका निभाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लगा क्योंकि जैसे ही सांसदों को टिकट मिला तो पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उस क्षेत्र से तैयारी कर रहे थे उन्होंने बगावत शुरू की? दूसरा मेरा सवाल ये कि जिन लोगों को प्रमुखता से जगह दी गई, पिछली बार बगावत करके चुनाव लड़े थे, उससे भी पार्टी में आपको लगता नहीं कि और लोग जो बगावत अब कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में बगावत कम है और बीजेपी में ज्यादा है, बागियों को जगह देने से ये बगावत ज्यादा और बढ़ी है कि अब की बार हम स्पेस बनाएंगे और अगली बार हमें टिकट मिलेगी क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस हम भी कर सकते हैं? देखिए, टिकट के बारे में वैसे तो बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, उसमें कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का सर्वे और बाकी सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, युद्ध में सब कुछ जायज़ है। और इसलिए यहाँ पर लड़ाई के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए जो व्यक्ति वहाँ एकदम से ये निश्चित था कि इसको मैदान में उतारने से जीतेंगे, वो सांसद हो या बागी हो, और जिनके बारे में ये कहा गया कि पार्टी के खिलाफ लड़े थे, तो वहाँ का जो पार्टी का सर्वे था वो उसके पक्ष में बोल रहा था। कई निरपेक्ष लोग भी थे, यानी जो बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसको यदि 40,000 वोट मिले, आज पब्लिक वॉइस उसके पक्ष में है, तो हमने उसको कंसीडर किया। तो वहाँ पैमाना सिर्फ एक ही था कि हमें जीतना है और जीतने वाले घोड़े मैदान में उतारने, इसलिए हमने कुछ कंप्रोमाइज़ ज़रूर किए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जीतना है। और जीत में जो पैरामीटर था, इसलिए वो टिकट उन्हीं लोगों को दी जो जीतने में सक्षम थे। सतीश जी, क्या वो दरी और पट्टी बिछाने वाले आम कार्यकर्ता जो लगातार 20 साल से, 10 साल से, 30 साल से पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, हो सकता है कि वो जीत जाएं पार्टी अगर उनको टिकट दे तो? आप ये कह रहे हैं कि हमने उन घोड़ों पे दाव लगाया जो जीत सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता निराश होते हैं इस चीज से? देखिए, इसमें एक संतुलन है। उदाहरण के तौर पर मैंने ही कहा था कि हम युवाओं को मौका देंगे, लेकिन जितनी हम सोचते थे उतना नहीं दे पाए। दूसरी बात यह है कि पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बरसों बरस से काम कर रहा है या कोई नया आने वाला, आज बीजेपी का जनसंघ से लेकर बीजेपी तक ये स्वरूप बना है, तो केवल जनसंघ के कैडर के कारण नहीं, क्योंकि उसमें दूसरे विचारों के लोग हमारे साथ समाहित होते चले गए। आज हम लोग यदि 303 तक पहुंचे तो उसमें दूसरे विचारों का संगम भी प्राथमिकता लिए और वो यहाँ आए, समरस हुए, पार्टी को योगदान दिया। आज वो पार्टी के स्थापित नेता हैं। उदाहरण के तौर पर लोकदल से बहुत लोग आए थे, आज उनकी पहचान बीजेपी के नेता के नाते है।
बहुत सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी टिकट दी है। मदन दिलावर जैसे बहुत स्थापित, जोगेश्वर गर्ग से लेकर तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो पार्टी के बरसों बरस से स्थापित लोग थे, उनके सामने भी टिकट मांगने वाले थे, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता कैडर को थी। और इसमें एक संतुलन है, अनुभव भी है, उम्र भी है, दूसरे दलों से आने वाले लोग भी हैं, हमारे कैडर के सामान्य लोग भी हैं, सामान्य घर के लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर इस जो सूची पूरी आई है, उस पूरी सूची में एक संतुलन साफ तौर पर दिखता है। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति जब एक सीट होती है, मांगने वालों की तादाद बड़ी होती है, आज 200 सीटें हैं, 10,000 लोगों ने क्लेम किया था, 200 को ही हम टिकट दे पाए, बाकी जो 9,800 लोग हैं उनमें निराशा भी आएगी, थोड़ी बहुत उनमें एक तरीके का मन में उनके आक्रोश भी होगा, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का कैरेक्टर है कि वो उसको सेटल हम लोग कर लेते हैं। 95% मुझे लगता है कि हम लोग इस असंतोष को, आक्रोश को डिफ्यूज कर लेंगे। संतोष और आक्रोश से मुझे एक संदर्भ ये याद आता है कि जब आप प्रदेशाध्यक्ष थे, प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए लोग ये कहते हैं कि आपने वसुंधरा राजे के जितने भी निकटतम लोग थे, चुन चुनकर उनको पार्टी से बाहर करवाया, उनको दबाया, उनको कुचला और उनको पार्टी में ना रहने के लिए प्रेरित किया कि वो पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। अब भी जब सीट टिकटों का बंटवारा हो रहा है तो वसुंधरा राजे के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो अजीज लोग हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही। इसकी शुरुआत लोग ये कहते हैं वसुंधरा राजे क्योंकि बड़ा चेहरा रही है, उनसे कोई डरने उनके सामने कोई बोल नहीं पाया, हिम्मत नहीं दिखा पाया कुछ करने की, आपने वो जुर्रत की और आज वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन में करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, लोग देते हैं, वो सतीश पूनिया जी हैं। देखिए, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि पार्टी में सब नेताओं का सम्मान है और अध्यक्ष एक व्यवस्था है और अध्यक्ष कभी भी अल्टीमेट वहाँ आदेश नहीं देता है। डेमोक्रेटिक तरीके सबसे चर्चा होती है, किसकी क्या भूमिका होगी, किसको पद मिलेगा, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसको टिकट देनी। तो एक पूरा फोरम बना हुआ है, कोर कमेटी है, उसमें चर्चा होती है। इसलिए ये प्रचारित ज़्यादा किया गया। वसुंधरा जी से मेरे रिश्ते पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन जो एक गैप था कम्युनिकेशन का, जिसको एक पॉलिटिकल गॉसिप के रूप में बदल के उसको कुप्रचारित किया गया, इसमें सत्यता नहीं थी। मैंने उन नेता के नाते उनका हमेशा सम्मान रखा। जो कुछ एक्शन हुए, मान लीजिए किसी ने पार्टी के खिलाफ बगावत करी या नगर निगम के दौरान करी, जिला परिषदों के दौरान करी, पार्टी की अनुशासन समिति उसकी फाइंडिंग के बाद उसका निर्णय लेती है, अध्यक्ष के साइन होते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने किसी को व्यक्तिगत प्रतिशोध के नाते अपने कलम से, जुबान से कभी कोशिश नहीं की कि मैं उनको साइडलाइन करूं। न मेरी इतनी क्षमता है, न मेरी ऐसी नीयत है, क्योंकि पार्टी बहुत लोगों से बनती है, बहुत कार्यकर्ताओं से बनती है, बहुत नेताओं से बनती है, और इसलिए प्रदेश की इकाई जो भी होती है, वो जिला प्रदेश के प्रभारी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, संगठन मंत्री को, सबको हर पल की सूचना होती है, निर्णय में उनकी भूमिका होती है, उनके निर्देश होते हैं। इसलिए अध्यक्ष कभी भी अकेला कारक नहीं होता, न अनुशासन की कार्रवाई का, न किसी की अनदेखी का, न टिकट वितरण का। तो कुल मिलाकर पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। मैंने कोशिश की सबको साथ लेकर चलूं, लेकिन कई बार समय का भी फेर होता है, कई बार परिस्थितियां होती हैं, कई बार मिसकम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये ज़रूर था कि 3.5 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी थी, विपक्ष के नाते एक भूमिका सदन में, सदन के बाहर निभानी थी। कोशिश की कि सबको साथ लेकर ये करूं। अब अलग अलग नज़रिया है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। मैं, जो अंग्रेजी में कहावत है कि एक जॉब सेटिस्फेक्शन, तो मुझे संतोष है कि मुझे जो भूमिका दी, मैंने ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। सतीश जी, जब पेपर लीक का प्रकरण चल रहा था और लोग सड़कों पे थे, युवा सड़कों पे थे, उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे थे। उस समय आप प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके प्रदर्शनों से भारतीय जनता पार्टी को आपने दूर रखा। कभी भी ना तो भारतीय जनता पार्टी खुल के उनके साथ में गई, क्योंकि उनका एक अलग ओरा है, उनके खुद के समर्थक है जिनको लेके चलते हैं। वो लोगों के बीच में परसेप्शन हमेशा बना रहा कि सतीश पूनिया जी नहीं चाहते कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो। ये आरोप आप पे लगते रहते हैं जनता के बीच में। इसमें भी कतई सच्चाई नहीं। किरोड़ीलाल जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लड़ाका हैं, और सामान्य समस्याओं से सामान्य व्यक्ति की बात की लड़ाई वो लड़ते हैं, राज्यसभा में के सांसद के नाते भी, और सड़क पर भी, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में। उनकी किसी भी बात की नाइत्तेफाकी मेरे से कभी नहीं रही, और बल्कि जब उनके खिलाफ जब एक्शन हुआ तो बैरिकेड्स पे चढ़ने वाला मैं ही था, गिरफ्तारी देने वाला भी मैं ही था। हम लोगों ने भी, क्योंकि कोई व्यक्ति का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, संगठन के निर्देशों से हम लोग काम करते हैं, उनके काम करने का एक स्टाइल है,
उनकी जो योग्यता क्षमता है उसके आधार पर उन्होंने उठाया उस मसले को, सड़क पर भी, राज्यसभा के सदन में भी, हम लोगों ने भी सदन में भी, सड़क पर भी। तो पेपर लीक कोई एक व्यक्ति का एजेंडा नहीं था, वो पार्टी का और युवाओं का एजेंडा था। उस पर पार्टी हर तरीके से लड़ी, किरोड़ीलाल जी भी लड़े और पार्टी भी लड़ी, युवा मोर्चे ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी। हम लोग 7 बार जेल में गए इन्हीं मसलों को लेकर, मैं चोटिल हुआ 2 बार इन्हीं मसलों को लेकर। तो इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, न किसी के अश्रद्धा न असम्मान थी। और जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से आज हम लोगों ने चाहे अलग अलग तरीके से किए होंगे, पर पेपर लीक को, बेरोजगारी को जनता के समक्ष एक सरकार के खिलाफ मुद्दा स्थापित करने में हम लोग सफल हुए। सतीश जी, जैसे पहले के 2008 के चुनाव देखे, 2003 के देखे, 13 के देखे, 18 के देखे, इन चुनाव को जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज़ का आभास हुआ कि जो सरकार 2003 में थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर 8 में जो सरकार थी उसके खिलाफ भी लोग रहे, 13 में भी यही परसेप्शन रहा, 18 में भी। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया, आप प्रदेशाध्यक्ष थे, वो माहौल अब की बार नहीं है अशोक गहलोत के खिलाफ कि अशोक गहलोत को हटाओ या कांग्रेस सरकार को हटाओ, ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा। अब की बार फाइट बड़ी क्लोज है। आप जो मुद्दे किरोड़ीलाल मीणा उठाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के और लोग उठाते रहे, या गहलोत सरकार में जो कुछ गलत हुआ आप उनको ठीक से भुना नहीं पाए। एक मुद्दा हाथ लगा था लाल डायरी का, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लाल डायरी की तो अपनी मर्यादा थी, लेकिन राजस्थान का चुनाव, ये बात सही है कि एक तो परसेप्शन से तय होता है, जनधारणा तय करती है कि इस बार किसकी सरकार आएगी, किसको सरकार से बाहर करना है। जनधारणा कांग्रेस के विपरीत है, बीजेपी के पक्ष में है। दूसरा है एंटी इनकम्बेंसी, बल्कि मैं तो कहूँगा रिजेंटमेंट है। वो सारे मुद्दे हमने सदन में भी और सदन के बाहर स्थापित किए, और आज भी मेरा दावा है कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। किसान कर्जा माफी पे होगा, बेरोजगारी और पेपर लीक पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा, कानून व्यवस्था पे होगा, तुष्टीकरण पे होगा। इन सारे मसलों पर राजस्थान का चुनाव होगा। हाँ, ये जरूर है, अशोक गहलोत ने स्मार्टली अपनी जो खलनायक की इमेज थी उसको डाइवर्ट कर दिया। 5 साल वो झगड़ते रहे, राजस्थान की जनता ने देखा किस तरीके से बाड़ाबंदी हुई, किस तरीके से इस्तीफे हुए। इसलिए ये जितने घटनाक्रम हुए, इनसे अशोक गहलोत उन पापों से नहीं बच सकते। सदन की कार्रवाई और सदन का 5 वर्षों का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब ऐसा मौका आया, विपक्ष ने बहुत आक्रामक तरीके से सरकार पर हमला बोला, सरकार को यू टर्न करना पड़ा, अशोक गहलोत को सियासी बयान देने पड़े। इसी तरीके से यदि मैं पिछले आंदोलन की फहरिस्त देखूंगा तो कोई दिन ऐसा नहीं था, बिजली से लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, पेपर लीक से लेकर, विधानसभा के घेराव से लेकर, सचिवालय के घेराव से लेकर, एक लंबी फहरिस्त है कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच में स्थापित करने में कामयाब हुए। और यही कारण है कि आज सत्ता बदलेगी तो कांग्रेस के उस मुखर विरोध के कारण बदलेगी। भले ही अशोक गहलोत ने इतना जरूर कर लिया होगा कि उनकी जो एक इमेज होती थी कि लोग उनके खिलाफ वोट करते थे, उनके इमेज के खिलाफ आक्रोशित होते थे, उन्होंने स्मार्टली एमएलएज के बीच में डिवाइड कर दिया। आज जो चुनाव होगा वो कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों को टिकट मिली, जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनके खिलाफ होगा। एक बीजेपी के साथ एक मजबूत पक्ष है, मोदी जी का नाम और काम। आज यदि 77 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है तो बीजेपी के लिए एसेट है। आवास 17 लाख मिलती है तो एसेट है, 63 लाख उज्ज्वला मिलती है तो एसेट है। कुल मिलाकर राजस्थान का चुनाव परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के संगठन का धरातल और मोदी जी का नाम और काम, ये सारे कारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 150 पार ले जाएंगे। आप समय लिख लीजिए, तारीख लिख लीजिए, स्थान लिख लीजिए। मैं इस दावे पर कायम हूँ। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो मैं ही आपसे बात करूंगा। पुनिया जी, मोदी जी के नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे? वो भी वयोवृद्ध होते जा रहे हैं, एक उम्र होती है हर राजनेता की। और आप चाहे आप आज आप विपक्ष में हैं, हो सकता है कि कल आप फिर से सत्ता में आ जाएं, इससे पहले आप सत्ता में रहे हैं। किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को आप एक ही तरीके से लुभाते हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं, आप सत्ता में होते हैं, तो वही कानून व्यवस्था, वही जो घसी पिटी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों पे आप चुनाव लड़ते हैं। चुनाव का ट्रेंड बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? युवाओं के लिए आजकल स्मार्ट जॉब चल रही हैं, कई तरह के नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, आप उनको लेके कभी बातचीत नहीं करते। वही भ्रष्टाचार हो गया, इन सब से उठ के, क्योंकि आप वहाँ हैं जहाँ से ये चीज़ें बदल सकते हैं। एक आम विधायक से बात नहीं कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री हो जाओ, बन जाओ आप 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में। मैं एक मुख्यमंत्री के पद के एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। आप कब इन परसेप्शनों को बदलोगे ताकि जनता भी कुछ नया सोचने को मजबूर हो, कुछ नया दिखे जनता को?
देखिए, मैं मुख्यमंत्री का न तो दावेदार हूँ, न था, और न मेरी होड़ और न दौड़ है, न कोई महत्वाकांक्षा है। हाँ, ज़रूर है कि पार्टी का और जनता का एक अच्छा संतरी बनना चाहता हूँ। ये मेरी उत्कंठा हमेशा से रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें भविष्य की और काल्पनिक सवालों के तौर पर हैं, तो क्या होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि मुद्दे लगभग वही घिसे पिटे हैं, ये मुद्दे आज मान लीजिए कानून व्यवस्था है, आप 13 से 18 को उसको काउंट करिए और 18 से 23 को करिए। 11 लाख मुकदमे राजस्थान की धरती पर कभी दर्ज नहीं हुए, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं, ये सिलसिला रोज का है। और इसलिए किसी भी प्रदेश की समृद्धि का, उसकी तरक्की का, प्रगति का जो एक इंडेक्स होता है, कोई कारक और मापदंड होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर होती है। जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होगी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। कानून व्यवस्था से मैं एक चीज बताता हूं कि थानों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने मुकदमे इस महीने में दर्ज करने हैं। पुलिस अनायास भी गिरफ्तार कर लेती है। हर साल ये जो केसेस हैं इनकी संख्या बढ़ती जाती है। वहां जो एसएचओ लगा होता है, कोई एसपी लगा होता है, पूनिया जी, उस पर दबाव होता है कि इतने कम से कम इतने मुकदमे आप दर्ज कीजिए। देखिए, मैंने अशोक गहलोत जी का बयान देखा जी, जब उन्होंने कहा कि हमने एफआईआर को फ्री कर दिया, लेकिन ये सबने देखा है कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक कोई बलात्कार से पीड़ित महिला जाती है तो उसको फिर बलात्कार उस वहाँ का थानेदार करता है। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी बात कर रहा हूँ कि जो 17 बलात्कार को प्रतिदिन वो पुख्ता करता है, 7 हत्याओं के बारे में वो ये बताता है कि इस तरीके की राजस्थान की स्थिति है। दुनिया में, देश में इस तरीके के दृश्य कभी नहीं हुए कि कोई भी भूख से बिलखती हुई अबला रोटी मांगे बलात्कार हो जाए, उसको जिंदा भट्ठी में झोंक दिया जाए, जमुआ रामगढ़ की घटना की शिक्षिका को जिंदा जला दिया जाए, चांदी के लिए पैर के उसके कड़े काट लिए जाएं, पैर काट लिए जाएं। तो एक के बाद एक फहरिस्त है और ये पूरी पब्लिक डोमेन में है। ये मेरा सियासी आरोप नहीं, इसमें सत्यता है। जयपुर में कभी नहीं सुना था दिन दहाड़े इस तरीके से गैंगवार हो जाएगी, शूट आउट होगा। कुल मिलाकर ये एक पुअर डिफेंस है कि केवल उनको टारगेट दिया गया। कारण ये है कि राजस्थान की पुलिसिंग कमजोर हो गई, पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, पुलिस का हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, और पुलिस को अशोक गहलोत जी ने विधायकों की जासूसी के लिए लगा दिया। इसलिए थानों पर उनका फोकस ही नहीं था। उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास नफरी नहीं है। आज ये साइबर का युग है, साइबर सेल बनी हुई है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। तो आपने जो सवाल शुरू किया, लेकिन मैं उसके जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि हर समय एक युग बदलता है। पहली बात, मोदी जी के बारे में आपने कहा, मोदी जी इस देश की, दुनिया की राजनीति के अपवाद हैं। जब तक वो जिंदा रहेंगे उनकी लोकप्रियता और उनके काम का जज्बा ऐसा ही रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी नेता उसकी एसेट होती है, और नेता एक ऊर्जा का, एक मनोबल का कारक होता है। मोदी जी में वो करिश्मा है। दूसरा, हमने जब तक 13 से 18 के बीच में, उसके कालखंड में देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी नेहरू के करिश्मे से लड़ती थी, इंदिरा गांधी के करिश्मे से लड़ती थी, तो मोदी जी के करिश्मे से बीजेपी चुनाव लड़ती है, इसमें बुरा क्या है। तीसरी बात यह है कि आपका सवाल बिल्कुल यथेष्ट है कि कई बार मुद्दे लगभग वही होते हैं, रिपीट होते हैं हर 5 सालों में। लेकिन मुझे लगता है कि अब युग को बदलने का समय आ गया है। अभी आज आईटी का और इंटरनेट का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो इस बात को तो मैं भी समझता हूँ कि जब बेंगलोर और गुड़गांव हब हो सकता है आईटी का, तो जयपुर क्यों नहीं हो सकता, या जयपुर राजस्थान का दूसरा शहर क्यों नहीं हो सकता। राजस्थान में टूरिज्म में पोटेंशियल है, और वो खेती के बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा कारक हो सकता है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम तीसरा बड़ा कारक हो सकता है। यहाँ का जो एमएसएमई है, लघु उद्योग है, वो चौथा बड़ा कारक हो सकता है। यहाँ का पशुपालन और डेयरी, दूध का प्रोडक्शन राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन अमूल गुजरात का पूजा जाता है। तो यहाँ के सरस की जो ब्रांडिंग है, उसको और ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्भ में, पार्टी का संकल्प पत्र भी आने वाला है, जिसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने जो किया, जिस तरीके से नई नई योजनाएं इन्होंने लागू की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए उन्होंने कहा, स्टोरेज के लिए कहा, एक शुरुआत करी उन्होंने किसान सम्मान निधि के नाते, कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। तो जो केंद्र की सरकार का नजरिया, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है कि यहाँ की स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के साथ अच्छी वेवलेंथ के साथ कदम ताल करते हुए यहाँ के विकास को गति दे। यही समय है कि 23 पर हमारा फोकस इसलिए है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आए और यूपी के योगी की तर्ज पर शासन और राशन के जरिए लोगों को सहूलियत देने का काम करे। तो मुझे लगता है कि अब बदलाव का युग राजस्थान के लिए है। मैं केवल
एक सियासी उत्कंठा से, महत्वाकांक्षा से नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान का एक सुखद भविष्य 23 में इंतजार कर रहे हैं। पूनिया जी, अब जब चुनाव नज़दीक हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जब रेड पड़ती है, बीजेपी की सरकार होती है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और बीजेपी के नेता पे पड़े, तो आप भी यही कहते हैं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है। अब जब चुनाव इतने नज़दीक हैं, क्या ये पैसा अभी दिख रहा है? क्या ये बेईमानी या घोटाले अभी नज़र आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को? ये चुनाव से 6 महीने पहले भी नजर आए होंगे, साल भर पहले भी नजर आए होंगे, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है, इससे लगता है कि ईडी, सीबीआई और ये जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं, सरकार के द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। लगता है, क्योंकि उसकी टाइमिंग ऐसी है, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इसमें कोई मुहूर्त निकाल के कभी भी होता नहीं। चुनाव आ गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि कोई ना कोई तार्किक आधार रहा होगा, कोई फाइंडिंग रही होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन रही होगी, जिसके कारण यहाँ तक वो लोग पहुँचे हैं। देरी हुई है, लेकिन वो देरी प्रक्रिया की देरी है। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के लोग ईडी से डरते क्यों हैं? तो ये बिल्कुल उनका डर, उनके बयान चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा है, और इसमें प्रमाण है आपके पास में। सचिवालय में जब कमरे में सोना मिला और नकदी मिली, तो शायद आपने भी खबर चलाई होगी कि ऐसा पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं धुआं है तो आग भी होगी। ये तय है कि राजस्थान में पेपर लीक्स जैसा अपराध आज तक नहीं हुआ, जिसने इतने करोड़ों बच्चों के सपने तोड़े, और उससे करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए ईडी चुनाव के वक्त भी कार्रवाई करती है, तो मैं उसको नाजायज नहीं मानता। इसमें कांग्रेस को ये करना चाहिए कि बजाय बयानबाजी के निरपेक्ष तरीके से उन संस्थाओं का सम्मान करते हुए सहयोग करना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए। ये समय बताएगा, भविष्य बताएगा कि कौन दोषी और कौन दोषी नहीं है। उनको डरना नहीं चाहिए, उदारता से सामने आना चाहिए। पूनिया जी, चलते चलते एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। जब आप प्रदेशाध्यक्ष बने थे, आम कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए थे, आप जैसे ही घर से आए थे, आम घर से निकले हुए आपके जो साथ रहे थे, उन कार्यकर्ताओं में जोश आया था कि अब की बार गरीब की सुनी जाएगी। सतीश पूनिया जब प्रदेशाध्यक्ष बने, जैसे जैसे उन्होंने काम शुरू किया, तो उन्होंने आम के बजाय जो खास कार्यकर्ता थे, जिनके पास धन बल था, बाहुबल था, उन लोगों को महत्व दिया। ये आप पे एक बड़ा आरोप है। एक लंबी फेरिस्त है पैसे वालों की, जो आपके सानिध्य में रहे और जो आम कार्यकर्ता आपसे बहुत पहले से परिचित थे, वो लोग आपसे रुष्ट हो गए उस दौरान। मैं तो सामान्य किसान के घर से आया, कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया, और आज भी अपने आप को वही कार्यकर्ता मानता हूँ। और आज 3.5 वर्षों में जो पार्टी का मोमेंटम खड़ा हुआ, वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं के सहयोग और आशीर्वाद से शुरू हुआ। ये महज एक आरोप है, क्योंकि कोई टाटा और कोई अंबानी बिड़ला मेरे साथ नहीं था। सामान्य तरीके के लोग थे और वो लोग भी अपने कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। लेकिन मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो मेरी ही पार्टी की कार्यकारिणी में पहली बार, मेरी कार्यकारिणी में 6 अनुसूचित जाति के लोग थे। पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी में। ओबीसी के लोगों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, नहीं तो मेरी उस कार्यकारिणी में धनाढ़े लोग होते। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो जमीनी नहीं था। पार्टी के जिलाध्यक्ष बने तो पहली बार पार्टी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति अजमेर जैसी जगह में जिलाध्यक्ष बना। ओबीसी के लोगों को अवसर मिला, ये पहली बार हुआ था। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जब मैं परिश्रम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, इसको दुष्प्रचारित करने की कोशिश हुई। मेरा 40 वर्षों की यदि मेरी कमाई है, मेरी पूंजी है, तो मेरी ईमानदारी है, मेरा परिश्रम है, मेरी निरपेक्षता काम करने की, मेरा संयम है, जो मैंने पार्टी के भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर बड़े नेताओं से सीखा है। इसलिए मुझे अपने व्यक्तित्व के लिए किसी तरीके के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे तरीके से ईश्वर को साक्षी मानकर इन बातों को, क्योंकि मेरे लिए जनता भी जनार्दन है, पार्टी मेरे लिए भगवान है, लेकिन मैं ईश्वर से डरता हूँ और उस पर भरोसा करता हूँ। इसलिए मैं मेरे ईमान पर कायम हूँ। आज कोई 40 वर्षों में कोई माई का लाल 5 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता, व्यक्तित्व का नहीं लगा सकता, चरित्र का नहीं लगा सकता, व्यवहार का नहीं लगा सकता। मैंने अपने जीवन में अपने आप को इसी तरीके से तैयार किया, और यही कारण है कि आज लाखों कार्यकर्ता मेरे पीछे खड़े हैं। मैं अध्यक्ष नहीं हूं तो भी मेरी उतनी तवज्जो और मान सम्मान करते हैं। आमेर का चुनाव कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? देखिए, आमेर के चुनाव को जो 13 के चुनाव को विश्लेषण करते हैं, 18 को करते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है कि आमेर की जनता इस बार
एक उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ, विकास, तरक्की और बदलाव के मजबूत मुद्दे के साथ खड़ी है कि हम लोग केवल राज नहीं, समाज को भी बदलने का काम करें और अंतिम व्यक्ति को, उनको उत्थान के लिए काम करें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आमेर की जनता, आमेर का कार्यकर्ता पूरा परिश्रम करेगा और हम लोग एक अच्छे बहुमत के साथ यहाँ चुनाव जीतेंगे, जिसकी तादाद, जिसकी संख्या 50,000 के भी पार होगी, क्योंकि हम लोग 150 की सीटों के उत्कंठा से काम कर रहे हैं। तो आमेर में भी कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, जनता का जो जन समर्थन है, एक बड़े मैंडेट की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी को आमेर में एक अच्छे बहुमत के साथ जिताएंगे। एक अंतिम सवाल बहुत छोटा सा, वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस की फाइट बड़ी क्लोज है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि बीजेपी को राजस्थान में कितनी सीटें मिलेंगी? मैं कह चुका कि हम 150 पार होंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और बड़े चेहरे सतीश पूनिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।